हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का सेकंड फर्स्ट का सॉरी लेवल फर्स्ट का, क्योंकि हम लेवल सेकंड का यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे सीटीपी का जो पार्ट रहता है। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किस में जो है सबसे महत्वपूर्ण उसमें विशेषता मतलब माननी चाहिए कि प्राथमिक स्तर का कोई टीचर है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों का ज्ञान, अंतिम मानक भाषा, पढ़ाने में दक्षता और पढ़ाने में उत्सुकता। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर फर्स्ट प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर तो उनमें सबसे ज्यादा पैसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत नादानी शैतानी सब तरह की नटखटपन सब तरह की हरकतें करते हैं। एक बारी में उनको पढ़ाने से कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती, वो उतने सेंसिबल नहीं होते हैं, तो उनको टॉलरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी रहा है जब मैं प्राइवेट पढ़ाती थी। तो छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब उनको टॉलरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जरूरी होता है सबसे ज्यादा पेशेंस रखना, धैर्य रखना। तो धैर्य और दृढ़ता को आपका ये एक विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप प्राथमिक स्तर के आप टीचर है तो। सेकंड है यहाँ पर कि एक शिक्षक, सेकंड क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए पेरेंट्स स्कूल में गए और आपने देखा कि जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है वो टीचर क्या कर रहा है कि उस क्लास के बच्चे कुछ ग्रुप में बैठे हैं, कुछ जो है चर्चा कर रहे हैं, कुछ सामूहिक रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एज ए पेरेंट्स ये पसंद नहीं आता, तो आपसे निपटने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे बेहतर तरीका उसके लिए क्या हो सकता है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग यानी कि जो सेक्शन है उसको बदल दे, या फिर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो देखो, जो सबसे इफेक्टिव है, जो सबसे सकारात्मक है वो कार्य क्या है कि अभिभावकों एज ए पेरेंट्स आपको क्या है कि अपने उस टीचर पर विश्वास व्यक्त करना होगा, शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना होगा और शिक्षक के साथ समस्या यानी कि आपने इस तरीके से बच्चों को क्यों बैठने दे रखा है तो उस समस्या पर आपको चर्चा करनी चाहिए, तब किसी निष्कर्ष पर आपको पहुंचना चाहिए। आपकी भी एज ए पेरेंट्स ये ड्यूटी बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए, तार्किक रूप से कहने का मतलब यह है कि तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन किस आधार पर, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में, ठीक है। वस्तु है उसके सामने कोई, ठीक, या फिर कोई घटना हो रही है, लेकिन वो क्या है कि वो सामने हो रही है, ठीक, पहली बात तो ये। दूसरा कि अभी उसका चिंतन क्या है, प्रारंभ हुआ है, तो इस आधार पर आपको ऑप्शन देखना है। अगर बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की तो ये तो हाई लेवल का चिंतन स्टेज होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की। और बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, ठीक है, और बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की और संवेदी, तो संवेदी में तो कोई भी यहाँ पर जो है तर्क नहीं होता है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि वस्तुओं और घटनाओं पर नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर मूर्त चिंतन करता है, लेकिन यहाँ पर भी चिंतन प्रारंभ हो चुका होता है। ये तो चिंतन की सेकंड स्टेज होती है, प्रारंभ तो यहीं से हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही, ठीक है। यहाँ पर चिंतन बच्चे का प्रारंभ होता है और किस प्रकार का चिंतन होता है, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक टाइप का चिंतन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बच्चे के सामने कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, बच्चे के सामने कोई ना कोई पिक्चर होनी चाहिए, बच्चे के सामने कोई ना कोई
ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बॉल या फिर कुछ भी जिससे वो खेलता है, ठीक, तो उसके सामने वो चीज दिखने वाली होनी चाहिए। तो इस आधार पर, प्रतीकों के आधार पर वो चिंतन करना शुरू करता है, ठीक। तो यहाँ पर चिंतन का जो एक अंकुरण फूट जाता है, शुरुआत हो जाती है। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है मन, माइंड आप जानते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन मतलब किस तरीके से पिक्चराइज करता है चीजों को, किस आधार पर चीजों को समझता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से मानचित्रण हम उसको बोलेंगे, या फिर मन का जो मानचित्रण होता है, यानी कि वो पिक्चराइज करता है चीजों को अपने माइंड में, हम जो इमेज बनाते हैं किसी चीज की, तो वो साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से संबंधित होता है, या मन का चित्र बनाने से संबंधित है, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है, या फिर बोध बढ़ाने की तकनीक से है। तो सीधी सी बात है कि मन का मानचित्रण से मतलब है कि मन की क्रियाशीलता, यानी कि हम किस प्रकार से चीजों को सोचते हैं, उसी प्रकार की हमारे माइंड में उस चीज से संबंधित जो है इमेज बन जाती है। बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जैसे कहते हैं कि कोई नदी है, आपने जो है हमेशा राइट साइड में उसको बहते देखा है, तो अगर नदी का आपके सामने नाम लिया जाए तो सीधी सी बात है उसका चित्रण भी आपके मन में वैसा ही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उल्टा आएगा, वही उसी टाइप से आएगा। तो मन की जो क्रियाशीलता, यानी कि मन किस तरीके से सोचता है, मन किस तरीके से चीजों को देखता है, तो उसी तरह की इमेज भी बना लेता है, उसी को मन का मानचित्रण बोलते हैं, ठीक है। विशेष रूप से क्वेश्चन नंबर 5 है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। कि प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी चीजों को सीखते हैं, तो उनसे संबंधित उनको जो समस्याएं आते हैं, तो उन समस्याओं को हम सबसे बेहतर तरीके में किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो समस्याएं हैं उनका मतलब सबसे बेहतर तरीका उनको समझाने का या बताने का क्या है कि वो समस्याएं महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याएं आती हैं, तो उनको हम किस तरीके से संबोधित करें, उनको यानी उनको क्या कहें। तो महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या फिर सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या फिर कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर क्षमता अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। कहने का मतलब ये है कि वो जो समस्याएं हैं उनको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उनको किस तरीके से हमें इंडिकेट करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, तो वो है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब बच्चे बहुत तरह के होते हैं क्लास में, तो उनको अलग अलग तरह की जो है समस्याएं आएंगी, किसी को पढ़ने में, किसी को लिखने में, किसी को देखने में, किसी को बोलने में, ठीक है, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो एक तरीके से हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, हमें विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि उनकी जो क्षमता है, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी समस्या है, उसके अनुरूप हमें विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना ही सबसे बेहतर तरीका है। बात करें 6 क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी कि बच्चों को क्रिएटिव बनाने में कौन ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना, या फिर विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, या फिर अच्छा शिक्षा में व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण। देखो, अगर यहाँ पर बात हो रही है कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव कैसे बनाएं, तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है कि प्रति एक शिक्षार्थी की जो अंतर्जातीय यानी कि इंटरनल एक तरह से जो प्रतिभा है उनके अंदर, तो उसको बढ़ाना होगा, उसको पोषित करना होगा, और उसके लिए आपको उन्हें अवसर उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब फंक्शंस करने होंगे, एक्टिविटी करनी होगी, जिससे कि बच्चे के अंदर छिपी हुई अंतर्जात प्रतिभाएं बाहर निकल कर आए, जिससे बच्चा और ज्यादा मतलब क्रिएटिव बने, सृजनात्मक बने। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि वह अवस्था आपको बतानी है जिसमें बच्चा अमूर्त
संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अमूर्त यानी कि जिसे हम बोलेंगे जिसे ऑपरेशनल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, कहाँ पर करता है? तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर तो बच्चे के पास में कोई चिंतन नहीं होता है, यहाँ पर चिंतन प्रारंभ होता है, यहाँ पर चिंतन मूर्त करता है। तो अमूर्त चिंतन की बात हो रही है तो कहाँ पर करेगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और जिसका पीरियड होता है कितना? 12 वर्ष एवं उससे ऊपर, ठीक है। ये यहाँ पर वर्ष भी दे रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, इस तरीके से इनका सीक्वेंस रहता है, ठीक। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर है 8 कि सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना यानी कि जिसे लर्निंग आप कहते हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं, तो वो ज्यादा समृद्ध यानी कि कह सकते हैं कि वो ज्यादा पॉजिटिव या फिर अच्छा एक अच्छे रेंज में बच्चा कब सीख सकता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कब सीख सकता है? जब कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या फिर कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यानी कि जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, ठीक है। ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, सीखना जो होता है, जब बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं तो जब तक हम उनके रियल लाइफ से चीजों को जोड़कर नहीं पढ़ाएंगे, वहां से हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, चीजों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारा जो सीखना, हमारी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो उसको समृद्ध करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसे एक पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए ये हमें तरीका अपनाना चाहिए। बात करिए क्वेश्चन नंबर 9 की कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखने के जो प्रोसेस होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जिसमें से जो इसमें मैच नहीं करती? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना होता है, ठीक है, सीखना होता है, सीखना एक तरह से खोज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अनधिगम अधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है, और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। तो देखो ये तीनों सही है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक खोज होता है, अनधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है। लेकिन केवल आप ये कह दो कि केवल शैक्षिक संस्थान ही यानी कि विद्यालय ही सीखने का एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सीखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। तो औपचारिक आप ये नहीं कह सकते कि विद्यालय में ही मतलब आप कुछ सीख पाओगे, बाहर नहीं सीख पाओगे। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, कभी नहीं पढ़े हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, ये इलिटरेट है, ठीक है, लेकिन क्या इनको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है? नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, ठीक है, सब चीजों की नॉलेज है। तो इन्होंने कहाँ से चीजें सीखी है? कि विद्यालय से। अगर वो एक ही मात्र स्थान होता तो सीधी सी बात है इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन ये देश चलाना सीख रहे तो कैसे सीख लिया? तो दुनियादारी से सीख लिया, अनौपचारिक तरीके से सीख लिया है। आपने आस पड़ोस, अपने जो है पर्सनल लाइफ से, अपने जो दुनियादारी जो समाज इन्होंने देखा है, ठीक है, उससे इन्होंने चीजों को सीख लिया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा के सामान्य रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, एवं जो है श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ठीक है। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर को इस तरह के बच्चों को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, ब्लाइंड है, ठीक है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो इस तरह के बच्चों को हमें क्या करना चाहिए कि उनके साथ में कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करें, पहली बात। दूसरी बात ये
कि श्रव्य देखने में प्रॉब्लम है तो सुनने वाली चीजें देनी पड़ेगी ना, तो श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर तीनों के तीनों ये और जो है नकारात्मक है, नेगेटिव माने जाएंगे। ठीक, इस तरीके के काम हमें नहीं करने हैं। बाकी जो है उसे सीडी के माध्यम से सुनने के लिए चीजें दो, उसके साथ में सामान्य व्यवहार करो, तो ये हमें करना है। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? यानी इसमें से आपको बताना है कि बच्चा जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनके साथ में कौन सा है कि जिसका मैच नहीं खाता है। तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है उसे, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या फिर सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता होती है, या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता होती है। एक बच्चे को सोशली मतलब कह सकते हैं कि सोशल बनने के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो यहाँ पर 3 होनी चाहिए। और जिसकी आवश्यकता नहीं होती है वो क्या हो जाएगा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका संबंध नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों बच्चों को सामाजिक बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों बच्चों को सोशल बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वह कौन सा स्थान जहां बच्चे के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि हमें ये देखना कि बच्चा पढ़ाई में कितना तेज है, तो उसके लिए कौन सा स्थान सबसे ज्यादा बढ़िया है, खेल का मैदान या फिर घर या फिर सभागार या फिर विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। तो सीधी सी बात है, हमें तो ये देखना है कि पढ़ाई में कितना तेज है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास उसका कितना है, तो विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण ये सबसे बेस्ट जगह है। ठीक है, उसको मापने के लिए, परिभाषित करने के लिए। बात करें कि फिल इन द ब्लैंक्स को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, यानी कि अगर हम बात करें कि किसे हम अभिप्रेरित शिक्षण कहेंगे, अभिप्रेरित शिक्षण क्या उसे कहेंगे कि जो शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। देखो, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है तो उससे आप मोटिवेटेड हो, इससे बिल्कुल मैच नहीं खाता है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षक द्वारा आपको उपचारात्मक कार्य दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आपको डाउट रहते हैं, और डाउट इसलिए रहते हैं क्योंकि आप जो है पढ़ने में एक्टिव नहीं है और प्रश्न आप नहीं पूछते हैं। एकदम खामोश रहेगा तो सीधी सी बात है आप अभिप्रेरित हो ही नहीं सकते। लेकिन आप तो अभिप्रेरित है ना, तो अभिप्रेरित है तो इसका मतलब ये है कि आप वो विद्यार्थी हैं जो आप प्रश्न पूछते हैं, और इससे आइडिया लग जाता है कि आप मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान अगर हम बच्चे की बात करें तो वो क्या होता है कि वह प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, यानी कि कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा होता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान की अगर बात करें तो उसका जो है कम्युनिकेशन वे बहुत अच्छा होता है, अमूर्त चीजों से वो चीजों को सोचता है, वो परिवेश में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता रखता है, लेकिन रटने वाली चीज वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वो बुद्धिमान है तो ये नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, ये उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। ये बहुत ही फेमस लाइन है, इससे बहुत क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, और इसे जो है सेकंड लेवल में इसे एग्जैक्ट मतलब देकर उसमें उसकी विशेषता को जोड़कर उसे फिर ये पूछा जाएगा कि ये जैसे कि प्याजे ऐसा मानते हैं तो ऐसा क्यों मानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों मानते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत लंबा उसमें बना दिया जाता है। हम तो फर्स्ट लेवल का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर यहाँ पर पूछ लिया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, यानी कि उसको निर्माण करते हैं, अपनी समझ वो खुद बनाते हैं। तो इसका श्रेय किसको जाता है, ऐसा कौन मानते हैं, ऐसा मानते हैं कौन, पियाजे। कौन मानते हैं, पियाजे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है ना, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है ना। तो घर पे बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में करती है, तो ये क्या दर्शाता है, विद्यालय, इसका मतलब क्या है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या फिर कृतिका को अपने घर पर अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखो, ये आम सी बात हो गई, लेकिन अगर हम
मनोवैज्ञानिक तौर पर देखे इसको, तो उसका मतलब उसके पीछे का कारण क्या है कि उसके जो विचार है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। घर पर उसे कोई मतलब, या तो वो छोटी हो सकती है घर में, या फिर मतलब लड़कियों को सुनता ही कौन है, ये भी एक रीजन होता है ना, या फिर सुनने के लिए कोई है नहीं क्योंकि घर में सब बड़े बड़े हैं, वो छोटी है, तो सीधी सी बात है उसकी बातों को मान्यता नहीं मिलती है, तो उसको लगता है कि तुम बेवकूफ हो या फिर बहुत ही बचकाना बातें कर रही हो। लेकिन स्कूल में तो उसकी एज के बच्चे हैं, उसकी क्लास में तो सीधी सी बात है वो जो भी बात करती है तो सामने वाला समझता है, उसकी बातों को मान्यता मिलती है तो वो ज्यादा बात करती है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। बाकी इसमें कुछ भी जो है, कोई भी बात इसमें मैच नहीं करती, तो तीनों गलत हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की,